Jai Hind everyone. In this video, we are going to talk about NDA, CDS, FCAT, and CFF examination. If any candidate is preparing for these examination and he or she is really confused how to prepare, which one is better for you, then this video is very helpful. In this video, we are going to talk about the eligibility selection process and all about these examination. So चलिए start करते हैं. तो पहले हम NDA, CDS, FCAT एंड CPF AC कोड दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. पहला पार्ट जो भी कैंडिडेट 12th पास आउट हुए हैं या फिर 12th अपियरिंग पे हैं, एंड दूसरा जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट होने वाले हैं या पास आउट हो चुके हैं उनके लिए. तो पहले हम बात करते हैं वो कैंडिडेट्स के बारे में. पहले बात करते हैं हम उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं. तो आपके पास टोटल 3 अपॉर्चुनिटी है: CDS, FCAT एंड CAPF AC. और ये आपके पास ये 3 एग्ज़ाम लास्ट मौका है जिससे आप फौज को एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो. तो आपको ये तीनों एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ और सीरियस होकर देना चाहिए. अगर बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो CDS और FCAT तो देते हैं बट CAPF AC का एग्ज़ाम नहीं देते हैं. ये तीनों एग्ज़ाम मस्ट से देना चाहिए. तो चलिए 1 बाय 1 सभी के बारे में देखते हैं डिटेल से. तो पहले बात करते हैं CDS के बारे में. इसमें मेन ये 2 चीज़ें क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट. अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से एंड आपकी एज लिमिट 19 से 25 साल है तो आप एलिजिबल हैं CDS का एग्ज़ाम देने के लिए. एंड अगर हम यहीं FCAT की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं बट आपके मिनिमम 60% इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट 20 to 26 के बीच में होनी चाहिए. CDS और FCAT इन दोनों में ये फ़र्क है कि CDS में आपके लिए कंपल्सन नहीं है कि आपके पास 60% हो, बट अगर आप FCAT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 60% होना कंपलसरी है. दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है. दोनों में पहले रिटन एग्ज़ाम देन CDS में आपको SSB देनी होती है और FCAT में आपको AFSB देनी होती है. दोनों का लगभग सेम प्रोसेस है बट नाम में डिफरेंस है. अब बात करते हैं CAPF AC के बारे में कि CAPF AC के लिए भी आपको ग्रेजुएट चाहिए. आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हुए हों और आपकी एज लिमिट 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए. और इसका एग्ज़ाम स्टेज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: रिटन, PET एंड इंटरव्यू. और आप इससे डायरेक्ट ग्रुप 1 का अफसर बन सकते हैं. CAPF के बारे में अगर मैं और डिटेल से बात करूं, CAPF AC इसका फॉर्म ही CAPF असिस्टेंट कमांडेंट. आप एग्ज़ाम को देख के CAPF में जितने भी फोर्सेस होते हैं ITBP, BSF, CRPF, CISF, SSB, इस सभी में आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप इसको ज्वाइन करोगे. तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको इन तीनों एग्ज़ाम के लिए ज़रूर से जाना चाहिए. तो अगर आप 12th के बाद फौज को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास एक सीधा सा मौका है NDA. इसमें आपको रिटन प्लस SSB ये देनी होती है, फिर आप डायरेक्ट NDA जा सकते हो. अब देखते हैं NDA के बारे में. NDA की अगर बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन 12th पास एनी स्ट्रीम. अगर आप कोई किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर NDA. एंड इसकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 होती है. तो अगर आप 12th के बाद फौज में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप NDA से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बाद फौज को ज्वाइन करना चाहते हो तो CDS, FCAT एंड
CAPF AC, ये 3 आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। CAPF के थ्रू तो आप डायरेक्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो नहीं ज्वाइन कर सकते, बट इसमें आपको तो लाइफ स्टाइल मिलेगी वो पूरी तरह फौज वाली मिलेगी, क्योंकि जो हमारी CAPF फोर्सेस होती हैं उनका भी लाइफ स्टाइल पूरा आर्मी की तरह ही होता है। सो एट द एंड मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस आफ्टर 12th, देन यू go for NDA, and after graduation you go for serious IFCAT and CPR examination. Jai Hind.